गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको ब्रेक यानी कि किडनीज के बारे में पढ़ा रहे थे और उसमें हमने आपको उत्सर्जन क्रिया पढ़ाई थी तथा वृक्क की क्रिया विधियों को भी बताया गया था। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है कृत्रिम वृक्क, जिसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अपोहन आप लोगों ने कम सुना होगा, लेकिन डायलिसिस आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इंग्लिश में बोली जाती हैं और हिंदी में कम, तो इंग्लिश का वर्ड ही सब लोगों को याद हो जाता है। जैसे हृदयघात आप लोग नहीं कह पाएंगे और हार्ट अटैक सब लोग कह देंगे, चाहे वह पढ़ा लिखा हो अन्यथा ना हो, वो हार्ट अटैक ही कहेगा और उसे हिंदी में हृदयघात कहते हैं। जब किसी को अटैक पड़ता है तो उसे हम हृदयघात कहते हैं। ये लेकिन कोई नहीं। इसी प्रकार से अपोहन डायलिसिस को अपोहन कहा जाता है। तो ये अपोहन है क्या? यानी कि हमने कल आपको बताया था कि जब हमारे वृक्क ठीक रूप से कार्य ना करें, यानी कि जब हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ यानी कि किडनियों में भरा रह जाए और वह हमारे शरीर से उत्सर्जित ना हो, तो धीरे धीरे वह किडनियों को खराब कर देते हैं। और जब वह धीरे धीरे किडनी खराब होने लगती है, वह अपनी क्रिया नहीं कर पाती, यानी कि वह उत्सर्जित जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ जो बनते हैं, जो भोजन के साथ जाते हैं, जो जब वे शरीर से बाहर नहीं निकलते और शरीर में एकत्र होते हैं, तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं और वे पॉइजन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अम्लीय या क्षारीय द्रव जो जलीय तरल पदार्थ के रूप में पहुँचे, जब उन्हें किडनी ने उन्हें पृथक करके अलग किया, लेकिन जब वह अमोनिया बन गए और अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है, और जब वह यूरिया का रूप लिया, लेकिन ये किसी कारण हमारे शरीर से बाहर यानी कि उत्सर्जन क्रिया से बाहर नहीं निकल रहे, तो हमारे शरीर में एकत्र हो जाने के कारण ही हमारे शरीर में अनेक रोग पैदा होने लगते हैं, जिससे व्यक्ति रोगी हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो अपोहन विधि है या डायलिसिस विधि कहते हैं, तो यह एक कृत्रिम रूप से अपोहन विधि है। इसमें जब रोगी पहुंचता है तो इसमें बॉक्स जैसी मशीन होती है और बॉक्स जैसी मशीन में दो तार लगे होते हैं, जिसे बाएं में एक छिद्र कर दिया जाता है और वह उस पाइप को उस रक्त की नलिका से जोड़ दिया जाता है। जब रक्त की नलिका उससे जुड़ती है तो वह सारा रुधिर को खींच लेती है और उस बॉक्स में पहुंच जाता है। बॉक्स में सेलफोन की बहुत सारी छड़ें लगी होती हैं, जिसमें वह रक्त फिल्टर होता है और उसमें जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वह उस डिब्बे से बाहर निकल जाते हैं और वह जब रक्त शुद्ध होता है तो उसे दोबारा फिर शरीर के अंदर चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डायलिसिस विधि होती रहती है और ये महीने में, हफ्ते में तथा साल में कई बार करानी भी पड़ जाती है। तो इसमें आज लिखेंगे कृत्रिम वृक्क उत्तरजीविता के लिए, कृत्रिम वृक्क उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह, वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित करता है, जिससे
रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अप्रक्रिय होने की अवस्था में वृक्क के अप्रक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। यह कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन विधि द्वारा निकालने की एक युक्ति है। युक्ति का मतलब प्रक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया है। अगली लाइन से लिखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें समझना भी पड़ता है। अगली लाइन से लिखेंगे, कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है। परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनी अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रभावित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और शुद्ध रुधिर को वापस रोगी के शरीर में पुनः भेज दिया जाता है या पुनः चढ़ा दिया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्कंदन
आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। वृक्क में होता है। तो देखिए ये थी आपकी अपोहन। अब हम डायग्राम विधि के द्वारा आपको इसे बता रहे हैं। ये मान लीजिए एक रोगी की बाएं है और यहाँ पर क्या होती है, धमनी होती है। यहीं पर धमनी, जब आपने देखा होगा कि ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो धमनियों को ढूंढा जाता है और ब्लड भी निकाला जाता है। तो शरीर से कोई रक्तदान करता है तब भी यहीं से ही रक्त को निकाला जाता है, क्योंकि ये धमनी कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है।
ये देखिए ये बन गया आपकी, जो हमने आपको बताया कि बॉक्स होता है, ये मान लीजिए क्या है, मनुष्य का हाथ, और यहाँ पर मुख्य धमनी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, मुख्य धमनी यहाँ पर पाई गई, तो यहाँ पर ये नलिका देखिए, तो एक से क्या हो रहा है, ये नलिका यहाँ पर गई धमनी के लिए, पंप का मार्ग हो लिए यहाँ पर जा रहे थे, इससे सारा रक्त क्या हो रहा है, निकल रहा है, सारा रक्त निकल रहा है, इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लिया जाता है। शरीर के रक्त का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। जब ये ताप होता है गर्म, तो ये गर्म को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर लिया, ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद इसे हमने इस बॉक्स में लिया है। ये बॉक्स क्या होता है, ये बॉक्स कहलाता है, ये सेलोफोन की छड़ें होती हैं, ये लगी हैं, ये सेलोफोन की छड़ें, ये बॉक्स है कृत्रिम बॉक्स, जिसमें अपवन बॉक्स है, जिसमें रुधिर यहाँ से गया और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, और पूरे सेलोफोन की छड़ों में ये क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर अपवन के लिए ताजा विलयन लगाया गया, यानी कि विलयन साथ में जा रहा है, उपकरण से सिरा का मार्ग ये साथ में जा रहा है, और रक्त को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। रक्त से साफ होते होते जो इसमें गंदगी हुई, यानी कि जो इसमें क्या थे, अपशिष्ट पदार्थ, अमोनिया और यूरिया, ये सब क्या है, जो हमारे शरीर से मूत्र मार्ग से बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं निकले, वो किडनी में ही है। इसलिए जब यहाँ से यूरिन से नहीं निकलते तो ये डायलिसिस विधि कराई जाती है, और फिर इसे इस तरीके से ये निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से ये सारे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और फिर पुनः रुधिर यहाँ पर आता है, और फिर पुनः रुधिर को यहाँ पर वापस फिर चढ़ा दिया जाता है। तो शरीर में फिर उसे उसी के ताप पर लाते हैं, और फिर पुनः उसे चढ़ा देते हैं। तो यही थी आपकी क्या, डायलिसिस विधि। समझ में आ गया होगा सभी को, इसे आप डायग्राम बना लीजिए। अब आपका जो आज ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है, कल आपका नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। नोट कर लें इसे सभी लोग। किडनियां कैसे खराब हो जाती हैं, कम पानी पीने से। ठीक है, कम पानी पीने से किडनियों के अंदर स्टोन पड़ जाते हैं, कहते पथरी हो गई। कम पानी पीने से क्या होता है, जैसे ये हमारी हमने आपको बताई थी ये किडनी थी, और यहाँ पर इस तरीके से ये लगे हुए थे साफ करने के लिए, जब पदार्थ पहुंचते हैं इसलिए क्या होता है, साफ होता है। फिर यहाँ पर ये नलिकाएं थी, बताई थी, यूरिन नलिकाएं थी, और यहाँ पर ये ब्लैडर था। तो यहाँ पे जब अमोनिया क्या होती है, यूरिया में चेंज हो जाती है, यहाँ पे बेटर हो जाती है, तो ये क्या कर सकता है, ये सारा यहाँ भेज देता है। लेकिन जब कोई कम पानी पीता है, या वैसे कोई अनावश्यक पदार्थ खाता है, या अनावश्यक वैसे कोई चीज, तो ये किडनी पे प्रभाव देती है। कोई भी कण यहाँ पर छिप जाते हैं, जैसे स्वच्छ जल नहीं है, जल में कुछ मिला है, यहाँ पर छिप गए, और फिर वह कम पानी पीने से इकट्ठे हुए, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पर इकट्ठे वो होते होते गोला का रूप ले लिया, वही पथरी कहलाने लगती है, क्योंकि यहाँ पे निकलती नहीं है ना। फिर धीरे धीरे ये भी पथरी भी किडनी को खराब कर देती है, क्योंकि ये कैसी होती है, लेयर है, कोशिका है। अब जब कोशिका में कोई चीज अगर रगड़ेगी तो क्या होगा, कोशिका छिलेगी, वहां पर उसके अंदर जख्म होगा कि नहीं होगा, आपके बाहर जख्म होगा, देख सकेंगे कि अंदर जख्म हो रहा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा।